हेलो दोस्तों, स्वागत, आभार, अभिनंदन आप सबका मेरे चैनल लर्न टुनाइट में। धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबका मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उसी वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अब बहुत इंपॉर्टेंट फेज पे आ चुके हैं, जहां पे हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। देखेंगे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है। देखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा हुआ है, ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ठीक है, अभी तक हमने चैप्टर में जब स्टार्टिंग हुई थी हमारी चैप्टर की, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था। और जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज आ रही थी, वैलेंसी हो गई, चाहे आपकी शेल हो रही थी, ये सब जो चीजें आ रही थी वो सब किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड कर रही थी। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो सब अब प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं वो सारी भी आपकी किसके ऊपर, मेनली किसके ऊपर डिपेंड करने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करने वाली है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, और थोड़ा रेगुलर ग्रेडेशन दिखाए एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड और डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब थोड़ा सा फर्क देखने को मिल रहा है आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, जब आप डाउन दी ग्रुप जा रहे हो या फिर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हमको कंसिडर करनी है। तो जैसे कि आप सब लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ मैंने लिखी है इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो आप सबको पढ़नी है, वो ये सारी हो गई। ठीक है, सबसे पहले हमको देखना है एटॉमिक साइज के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं। उसके बाद हम मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में देखेंगे, फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आएगा, फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर इसको आप आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हो, या फिर हम आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आया, और फिर लास्ट में आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका एटॉमिक साइज के बारे में। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि एटॉमिक साइज का डेफिनेशन क्या हो गया। इसको एटॉमिक साइज को हम क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से क्या बोल सकते हो आप, इसको एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आप सब लोग यहाँ देख सकते हो, देखो ये क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। जैसे हमारे पास ये एक एटम है, उस एटम का ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस से जो आपकी ये आउटर मोस्ट शेल है, वो जो डिस्टेंस हो गया, तो ये जो आपकी डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, इसको आप क्या बोलोगे, एटॉमिक रेडियस बोलोगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। ठीक, ये बात समझ में आई कि ये जो डिस्टेंस हुई आपकी न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक, उसको आप क्या बोलने वाले हो, एटॉमिक रेडियस बोलने वाले हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक सेकंड डेफिनेशन भी हो सकती है एटॉमिक रेडियस की। सेकंड डेफिनेशन देखो क्या बोलती है, अगर मान लो आपका एटम कंबाइंड स्टेट में है, ठीक है, तो एटम वो किस फॉर्म में हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो अगर वो एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के बीच में जो आपकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, जो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगी, वो उसका अगर आप आधा कर दो तो आपको एटॉमिक रेडियस मिल जाती है। ठीक है, ये सेकंड डेफिनेशन हुई। पहली डेफिनेशन में हमने केवल एटम को कंसिडर किया, दूसरी डेफिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, जब आपके एटम्स कंबाइन हो गए, जब आपके एटम्स आके जुड़ गए, तो वो क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा भाई। ठीक है, जैसे कि आपका ये देख सकते हो, एक एटम ये है, एक एटम ये है, दोनों ये एटम है, और दोनों जब आपके जुड़े तो ये पूरा आपका एक मॉलिक्यूल बन गया। अब इस मॉलिक्यूल में जो आपके न्यूक्लियस हुए, उन दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, उसको आप क्या बोलते हो, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हो। इस डिस्टेंस का आप अगर आधा कर दो, इस डिस्टेंस का अगर मैं आधा कर दूं, तो देखो लगभग हमको क्या मिल जाएगा, एटॉमिक रेडियस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन लिखी गई है, एटॉमिक रेडियस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द कंबाइंड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, वही बात मैंने समझाई कि कैसे, किस तरीके से आप मॉलिक्यूल में आप एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हो। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसपे आपका एटॉमिक साइज डिपेंड करता है। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑन विच एटॉमिक साइज डिपेंड, पहला फैक्टर आपका क्या है, नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर आपका क्या है, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है भाई। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ शेल्स पे, मतलब अगर आप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ाते जा रहे हो या नंबर ऑफ शेल्स घटाते जा रहे हो, तो आपके एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमको देखना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी तक देखा, ये लास्ट डायग्राम जो हमने देखा था, लास्ट डायग्राम हमने जो देखा था, इसमें देखा था कि लास्ट वाली शेल में और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, उसको आप एटॉमिक रेडियस बोलते हो। अगर मान लो मैं इसमें एक शेल, फॉर एग्जांपल लेट से मैं इसमें एक शेल और ये डॉटेड वाली मैंने ऐड कर दी, ठीक है,
तो अब क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है, एटॉमिक जो डिस्टेंस है आपकी, वो एटॉमिक साइज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का हो जाएगा। पहले देखो ये ब्लू वाली लाइन थी, अब क्या हो गई, ये डॉटेड वाली लाइन, रेड वाली लाइन यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप शेल बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि अगर हम शेल बढ़ाते जा रहे हैं तो आपका एटॉमिक साइज भी क्या होता जाएगा भाई, बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे वही लाइन लिखी गई है, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज द साइज ऑफ एन एटम। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेज। ठीक, ये बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को कंसिडर करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, अब ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में अगर आपका कोई रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो वो मोस्टली आपका न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, मतलब उसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर चार्ज समझना बहुत जरूरी है। देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस पुल लगाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पुल लगाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर पुल लगा रहा है मतलब न्यूक्लियस एक चार्ज डेवलप कर रहा है, ठीक है। क्यों, न्यूक्लियस आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। न्यूक्लियस में आपका क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन जो है या फिर जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका क्या रखेगा, एक अट्रैक्शन रखेगा, तो एक न्यूक्लियर चार्ज डेवलप हो गया। अब बात वही है कि अगर मान लो आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, जैसे मान लो ये आपका पूरा एटम है, ठीक है, ये आपका पूरा एटम है और इसके बीच में आपका ये मैंने अंगूठी से दिखाया ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का अगर मान लो चार्ज बढ़ गया तो ये क्या होगा, एटम थोड़े थोड़े अंदर सिकुड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे उसके पास आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस ने क्या किया, उनको अपनी तरफ बुला लिया। तो वही चीज है यहाँ पे, एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस द साइज ऑफ एटम बिकॉज the electrons are attracted towards the nucleus with a greater force, एक ग्रेटर फोर्स के द्वारा वो अट्रैक्ट किए जाएंगे, देयर बाय ब्रिंगिंग द आउटर मोस्ट शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो कौन कौन से फैक्टर पे आपके एटॉमिक साइज डिपेंड करता है, नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंड करता है और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखते हैं कि ये जो एटॉमिक साइज है ये डाउन द ग्रुप जाने पे क्या चेंज इसमें देखने को मिलता है और अक्रॉस द पीरियड जाने पे आपको क्या चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। तो चालू करते हैं हम किससे, देखो ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज, सबसे पहला, या फिर एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं हम उसको। तो सबसे पहला क्या है आपका, डाउन द ग्रुप। तो फिर से जैसा कि हमने वीडियो में देखा था, स्टार्टिंग में हमने किसका एग्जांपल कंसिडर किया था, ग्रुप नंबर 1 का कंसिडर किया था, तो उसी को आगे लेते हैं। देखो लिथियम, उसके बाद क्या आएगा, सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर आपका Rb, फिर CS, फिर Fr, ठीक। यहाँ पे मैंने लिखा एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन का 1, इसका 3 हो गया, इसका 11 हो गया, इसका 19 हो गया, इसका हो गया आपका 37, और इसका हो गया 55, और इसका हो गया 87, ठीक है। ये लास्ट वालों का नहीं लिखूंगा क्योंकि इसका थोड़ा लिखना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, 288 उसके टर्म्स में लिखना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, तो ये कितना हो गया 1, 3 का कितना हो जाएगा 2,1, 11 का कितना हो जाएगा 2,8,1, 19 का कितना हो जाएगा 2,8,8,1, 37 का कितना हो जाएगा 2,8,18,8,1, ये हो गया, ठीक है। देखो 8 2 10 28, 28 और 8 कितना हो गया 26 हो गया, और ये एक कितना हो जाएगा 36 हो 36 होगा, 36 और +1 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर यहाँ देखो शेल्स को अगर हम देखें तो शेल्स भाई कैसे हम कैसे निकालते थे, तो यहाँ पे आपके कितने शेल देखने को मिल रहे हैं, हमको एक शेल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमको कितने शेल, 2 शेल, यहाँ पे उसी तरीके से 3, यहाँ पे देखो 4 शेल हो गए, ये कितने हो गए 5 शेल हो गए, ये कितने हो जाएंगे 6 शेल हो जाएंगे, ये आपके 7 शेल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबके बीच में, ठीक है, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि कैसे हमने फर्स्ट ग्रुप को कंसिडर किया। ये क्या है आपका ग्रुप नंबर 1 है, ये आपका ग्रुप नंबर 1 है। अगेन आप हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं कर सकते कि वो ग्रुप नंबर 1 में आता है कि नहीं, बट ठीक है, वो दिया है आपका ग्रुप नंबर 1 में, तो हम मान लेते हैं कि वो ग्रुप नंबर 1 में। ये क्यों नहीं हम मान सकते कि वो ग्रुप नंबर 1 में आता है,
क्योंकि हाइड्रोजन के पास दो चांस होता है, दो ऑप्शन रहते हैं कि भाई वो अपना इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और एक ले भी सकता है, ठीक है। तो वो एज अ हेलोजन की तरह भी बिहेव कर सकता है और एज अ एल्कली मेटल की तरह भी बिहेव कर सकता है। अगर हेलोजन की तरह बिहेव करेगा तो वो ग्रुप नंबर 17 में पहुंच जाएगा, और अगर वो एल्कली मेटल की तरह बिहेव करेगा तो वो ग्रुप नंबर 1 में ही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन में आपको एक शेल देखने को मिला, लिथियम में 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आपको शेल्स देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं जैसे जैसे डाउन द ग्रुप में नीचे जा रहा हूं, जब डाउन द ग्रुप में नीचे जा रहा हूं तो आपकी शेल्स क्या हो रही है भाई, बढ़ती जा रही है, ठीक है। पहले एक, फिर दो, फिर तीन, ये सो ऑन बढ़ती जा रही है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एज वी गो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो शेल तो इंक्रीज कर रही है, ठीक, नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज कर रही है। यहां हमने देखा था कि हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, न्यूक्लियर चार्ज थी। अब इसके बारे में भी जरा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ रहा है, ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी भाई डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक। तो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एज वी गो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। बट इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स ओवरकम्स न्यूक्लियर चार्ज, so going down the group एटॉमिक साइज या फिर रेडियस भी, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो देखो यहां पे मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि ऑल्सो इंक्रीजेस बट इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स ओवरकम्स न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो आपका देखो दोनों चीजें बढ़ रही हैं, आप नीचे जा रहे हो तो भाई आपका ये देखो शेल्स भी बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस जो है वो एटम को, इलेक्ट्रॉन्स को, जो आपके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको वो पास बुलाने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। और उसी तरीके से एक एक्स्ट्रा शेल एडअप होती जा रही हैं, ठीक। तो दोनों चीजें बढ़ रही हैं आपस में, लेकिन जो शेल का बढ़ना है वो ओवरकम कर जाता है न्यूक्लियर चार्ज को। तो देयरफॉर बात ये हुई कि जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो आपके एटम का साइज, जो एटम इतना था अब वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। सिंपल बात ये है कि जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपका एटम का साइज बढ़ जाएगा। रीजन उसका क्या है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगी, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ शेल्स है वो न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम कर देंगी, इसलिए आपके एटम का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने देखा डाउन द ग्रुप पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक। अब इसी तरीके से देखते हैं अक्रॉस अ पीरियड क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। पीरियड का एग्जांपल भी ले लेते हैं एक। तो देखो पीरियड हमने कौन सा कंसिडर किया था पहली वीडियो में, पीरियड हमने कंसिडर किया था, पीरियड नंबर 2 कंसिडर किया था। तो उसी को देखते हैं। देखो पीरियड आपका 2 हुआ, तो पीरियड 2 में कौन कौन सा था आपका, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड लास्ट वन इज नियॉन, ठीक है। नियॉन का साइज मैं अभी कंसिडर नहीं करूंगा, ये एज अ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन अभी आप थोड़ी देर में देखोगे, ठीक। तो चलो सबका एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, तो इसका हो गया 3 भाई, इसका हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, नियॉन का हो गया कितना, 10 हो गया, ठीक है। अगेन इसको कंसिडर नहीं करेंगे अभी इस केस में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगेन सारी प्रॉपर्टीज किसके ऊपर बेस्ड होंगी भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही बेस्ड होंगी। तो इसका कितना हो जाएगा 2,1, ये कितना हो गया 2,2, ये कितना हो गया 2,3, ये हो गया 2,4, ये हो गया 2,5, ये हो गया 2,6, ये हो गया 2,7 और ये हो गया 2,8, ठीक। तो अब लास्ट बात किसकी आई, नंबर ऑफ शेल्स की बात आई। तो यहां देखो नंबर ऑफ शेल्स, तो इसमें आपको कितनी नंबर ऑफ शेल्स देखने को मिल रही है लिथियम में,
दो ही देखने को मिल रही हैं। बेरिलियम में दो, बोरॉन में दो, कार्बन में दो, नाइट्रोजन में दो, ऑक्सीजन में दो, फ्लोरीन में दो और नियॉन में दो। ठीक है, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, देखो। तो इसका मतलब ये है कि अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स आपके क्या है भाई, सेम है। ठीक है, तो अक्रॉस द पीरियड आपके नंबर ऑफ शेल सेम है। और जब आप एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे पे जा रहे हो, मतलब जब आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जा रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता चला जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता चला जाएगा तो क्या बढ़ने लग जाएगा भाई, आपका ये वाला जो हमने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या थी, आपकी न्यूक्लियर चार्ज। तो आपका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ने लग जाएगा इस केस में। तो शेल तो उतनी ही है, ठीक है, शेल तो आपकी इन सब में दो ही है, लेकिन आपका अब जो न्यूक्लियर चार्ज था, जो बीच वाला जो ये न्यूक्लियस बैठा है, वो बहुत ज्यादा चार्ज लगाने लग गया। शेल इतनी की इतनी ही है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा चार्ज लगाने लग गया। तो अब क्या होगा, इसी सेम शेल में आपके इलेक्ट्रॉन एडअप होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एडअप होते जा रहे हैं इसी लास्ट वाली शेल में ही। देखो, पहले एक इलेक्ट्रॉन था, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, पांच, छह, सात, आठ, आठ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ना हो तो न्यूक्लियस अपना चार्ज बढ़ाएगा। न्यूक्लियस चार्ज बढ़ाएगा मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि जो पहले एटम इतने साइज का था, अब वो श्रिंक होके थोड़ा सा ऐसे न्यूक्लियस की तरफ, ये न्यूक्लियस की तरफ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई न्यूक्लियस को क्या करना है, न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन को भागने नहीं देना है। ठीक है, नहीं तो अगर आपका रिपल्शन ज्यादा बढ़ गया तो ये एटम ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि जब आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो तो शेल आपका सेम है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, एंड इन ऑर्डर टू अकोमोडेट ऑल दीज इलेक्ट्रॉन इन दी सेम शेल, सेम शेल में एडअप होती जा रही ना ये सारे इलेक्ट्रॉन, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए न्यूक्लियस क्या करेगा, अपना चार्ज बढ़ाएगा। न्यूक्लियस जब चार्ज बढ़ाएगा तो आपका साइज जो होगा वो घट जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहां पे वो पॉइंट लिख लेते हैं, देखो। सो देयरफॉर as a result, as we go across a period, number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो लास्ट शेल में आ रहे हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एडेड टू द सेम ऑर्बिट, आर गेटिंग एडेड to the same orbit या shell. Okay, so nuclear charge also, so नहीं, and nuclear charge also increases, यहाँ पे आपकी शेल नहीं बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। एज अ रिजल्ट न्यूक्लियस pulls the valence electron या valence shells towards itself, so the size of the atom decreases। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो क्या लिखा, एज अ रिजल्ट एज वी गो अक्रॉस अ पीरियड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर गेटिंग एडेड टू द सेम ऑर्बिट एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेस। एज अ रिजल्ट न्यूक्लियस पुल्स द वैलेंस शेल टुवर्ड्स इटसेल्फ, सो द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस। ये नोट मैंने, और ये जो नोट बनाया है ये मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है। ठीक है, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, आपको समझ में आ गया आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, और बुक में जो डेफिनेशन दी है उसको भी आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं जो यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूँ आप वही वहां पे एग्जाम में भी लिखो। ठीक है, मैं प्रेफर करूंगा कि आप सब अपना नोट बनाए। मैं ये तो डाल दूंगा, ये जो भी नोट्स हैं जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो सारा मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वो सारा आप बाद में आप गो थ्रू कर सकते हो, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अपना नोट्स बनाओ। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो हमने दो चीज क्या देखी, दो चीज हमने ये देखी कि आप जब डाउन दी ग्रुप जाओगे तो आपका साइज बढ़ेगा, और अब जब अक्रॉस अ पीरियड जाओगे तो आपका साइज घटेगा। सिंपल बात ये है। ठीक है, और रीजन पता चल गया हमको क्या है। अब यहाँ पे आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो नोट, हमने नोबल गैस की बात नहीं करी, ये जो नोबल गैस है नियॉन, इसकी बात नहीं करी। मैंने क्या कहा था, यहीं तक रोक दो, इसकी बात नहीं करनी है। तो देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है। ठीक,
आपका हमने यहाँ क्या बोला है कि जब यहां से यहां जाओगे तो साइज घटेगा भाई, ठीक है। मतलब लिथियम का सबसे बड़ा साइज होगा, फ्लोरीन का साइज सबसे कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि नियॉन का साइज तो सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि वो आपका पीरियड के एकदम एंड में आ रहा है। बट यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि नियॉन जो है वो इस पूरे ग्रुप में सबसे बड़ा होता है, ठीक। इस सॉरी ग्रुप नहीं, इस पूरे पीरियड में वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन आपको क्यों देखने को मिला? देखो, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, 2,8। मतलब उसी सेम शेल में आपके 8 के 8 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉनों के बीच में। तो अब न्यूक्लियस उतने इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा। तो न्यूक्लियस जब संभाल नहीं पाएगा तो देखो ये एटम था, अब इसी सेम एटम में इधर 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 सब पूरा इलेक्ट्रॉन ऐड अप होते जा रहे, तो उन सब में रिपल्शन बढ़ता गया और न्यूक्लियस उन सबको संभाल नहीं पा रहा। तो ये क्या होगा कि एटम का साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, वो एटम को थोड़ा दूर दूर या शेल को थोड़ा दूर दूर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो यही एक्सेप्शन है। तो यहां देखो, यहां मैंने लिखा है एज एन एक्सेप्शन द साइज ऑफ द एटम ऑफ इनर्ट गैसेस आर बिगर देन हेलोजन्स ऑफ द सेम पीरियड। ये हेलोजन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हेलोजन से ये बड़ा होगा। दिस इज बिकॉज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इनर्ट गैसेज इज कंप्लीट। लास्ट वाला शेल क्या है? कंप्लीट है। दे हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दस द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आर मैक्सिमम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मैक्सिमम हो जाता है, इसकी वजह से आपका क्या होता है, साइज बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये हमने अभी तक देखा, ठीक है। डाउन दी ग्रुप जब जा रहे हो और अक्रॉस दी पीरियड जब जा रहे हो तो आपका एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ रहा है ये हमने देखा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं यहाँ पे। जैसे लिखा है कैटायंस जो होते हैं, कैटायंस आपके क्या होते हैं भाई, पॉजिटिव चार्ज वाले, ठीक है। कैटायंस आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले। तो कैटायंस जो होते हैं वो आपके पेरेंट एटम से हमेशा स्मॉलर होते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे ये स्मॉलर होते हैं, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक। तो मैं पहला किसको कंसिडर कर रहा हूं, कैटायन को कंसिडर कर रहा हूं। देखो सोडियम का मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक। तो ये क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है। देखो क्या हुआ, Na था पहले, वो किस में तब्दील हो गया, Na+ में तब्दील हो गया और उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया, ठीक। ये बात समझ में आई। तो अगर आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो कितना होता है, 2,8,1, एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहां से गया, ये इलेक्ट्रॉन गया, तो Na+ का आपका क्या हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, नंबर ऑफ शेल्स कितनी है भाई, 3 है। और यहां पे नंबर ऑफ शेल्स कितनी देखने को मिल रही है हमको, Na+ में 2 देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब पहले पेरेंट एटम में आपके Na में कितनी थी, 3 थी, और अब इसमें Na+ में कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तो इसका मतलब शेल डिक्रीज हो गई है, शेल डिक्रीज हो गई मतलब डिस्टेंस कम हो गया, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो डिस्टेंस था वो कम हो गया। देयरफॉर आपके कैटायन का साइज डिक्रीज हो गया। ये कैटायन हो गया, ये पेरेंट एटम हो गया। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से रीजन देके आप समझाओगे इसको एग्जाम में। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, देखो दूसरा बोल रहा है कि एनायंस जो होता है, एनायंस जो होता है ये बिगर होते हैं, ठीक है। अब एनायंस को कैसे समझ सकते हो, क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। देखो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी इसको दे सकता है। तो ये क्या बन गया, Cl- बन गया, ठीक है। इसने जब इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गई, इसने किसी से छीना है, ठीक है। तो जो छीनता है वो नेगेटिव पर्सन हुआ, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया और जो देता है वो पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला कैटायन और नेगेटिव वाला कौन, आपका एनायन, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। तो देखो क्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर, पेरेंट एटम आपका कौन था, क्लोरीन था। तो क्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 17। 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। नंबर ऑफ शेल्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ शेल्स आपकी हो गई 3, ये हो गई नंबर ऑफ शेल्स। उसके बाद Cl- को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन और लिया है, पहले इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो पहले इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन और लिया, तो इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहां लिखो 18। तो अब कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 2,8,8 हो गया। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन इसने एक्वायर कर लिया। और उसके बाद इसके अंदर शेल कितनी हो गई आपकी, 3 शेल हो गई, ठीक है। 3 ही शेल है,
बट अगेन यहाँ पे बात आती है कि जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिपल्शन बढ़ रहा है, तो रिपल्शन बढ़ने से ये जो पेरेंट एटम है उससे इसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर भागेंगे क्योंकि इसने नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर लिया। और अभी हमने एक एक्सेप्शन देखा था जिसमें जो नोबल गैस थी उनका साइज हेलोजन से बड़ा होता था। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। सो इसका मतलब ये है कि एनायन जो है, एनायन ये आपका एनायन हो गया, इसका साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। ठीक, ये सारी चीज समझ में आ गई कि क्या था। तो एटॉमिक साइज हमने डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो देखते हैं क्या है। सो लेट्स सी विच इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है मेटेलिक कैरेक्टर। सो मेटेलिक कैरेक्टर को देखते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर बेसिकली होता क्या है। जब आपका कोई एलिमेंट होता है, एलिमेंट जैसे अगर हमारे पास है कोई, और अगर वो एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ से होगा, उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो एक मेटल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और इसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा कि अगर कोई एक एलिमेंट है जो कि आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, एज अ नॉन मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, देखो, दोज एलिमेंट विच हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जिनके पास टेंडेंसी होती है अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, एक पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था जब हम कैटायन और एनायन का साइज देख रहे थे, तो जैसे सोडियम था आपका, ठीक, तो सोडियम जब आपका इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो किस में तब्दील हो गया भाई, Na+ में तब्दील हो गया। ठीक है, और उसी तरीके से क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोरीन ने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया तो वो Cl- में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है कि जब आपका कोई एलिमेंट है जो आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और स्पेसिफिकली सेइंग कि आप अपना क्या लूज कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि वो एक पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, और उसको आप क्या बोलते हो, एज अ मेटल बोलते हो। ठीक, तो वो एज अ मेटल कंसिडर किया जाता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब क्या है कि ये जो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक है ये आपकी दो चीजों पे डिपेंड करती है। अभी तक जितना भी हमने चैप्टर में डिस्कस किया है हमने यही देखा है कि अगर आपका एटॉमिक साइज हो, ठीक है, अगर हम एटॉमिक साइज या रेडियस की बात कर रहे थे तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो सेम यहाँ पे भी जो आपका मेटालिक कैरेक्टर है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखो, आपका हो गया एटॉमिक साइज, और दूसरा क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो जैसा कि हमने देखा था कि एटम का साइज बढ़ता कैसे जा रहा था, जब आपका नंबर ऑफ शेल्स एड अप होती जा रही थी। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स एड अप होती जा रही थी तो एटम का साइज बढ़ता जा रहा था। तो सेम यहाँ पे भी कि अगर आपके एटम का साइज बढ़ता चला जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट शेल से दूर होता जा रहा है। तो इससे ये होगा कि न्यूक्लियस का जो स्ट्रेंथ होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाएगा। ठीक है, देखो एक डायग्राम से कंसिडर करते हैं। देखो, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। मान लो पहले हमारे पास दो ही शेल थी, ठीक है, और इस दो शेल में आपका ये इलेक्ट्रॉन था। तो अभी ये कुछ फोर्स लगा के इसको पकड़ के रखा है, ठीक है, बट मान लो अब इसके बाद एक और शेल एड अप हो गई इसके अंदर, और अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। तो अब न्यूक्लियस को थोड़ी अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने के लिए, और इसी तरीके से मान लो फोर्थ शेल होता तो और न्यूक्लियस को अपनी ताकत बढ़ानी पड़ती इसको पकड़ के रखने के लिए, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एटम का साइज बढ़ता चला जा रहा है तो न्यूक्लियस की एक तरीके से पावर को वो ओवरकम करता जा रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की पावर थोड़ी बहुत ओवरकम होती जा रही है। तो इससे मतलब ये हुआ कि ये जो लास्ट शेल का आपका इलेक्ट्रॉन है इसको निकालना इजी होगा, मतलब ये जो पूरा एटम होगा ये अपना ये लास्ट इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल पाएगा। और अगर इजीली निकाल पा रहा है इलेक्ट्रॉन तो मतलब वो मेटल में जल्दी तब्दील होगा, और अगर मेटल में जल्दी तब्दील होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा भाई, बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें जो हमने अभी तक डिस्कस करी है ये यहाँ पे मैंने इस फॉर्म में पूरी डेफिनेशन में लिखी है। ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारा सब कुछ समझ में आएगा। देखो, ग्रेटर दी एटॉमिक साइज, अगर आपका एटॉमिक साइज ग्रेटर है
फार्दर इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मतलब जो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो दूर होता जाएगा, जैसे हमने देखा कि ये न्यूक्लियस से वो दूर होता जा रहा है। एंड दस लेसर इज द न्यूक्लियर पुल एक्सर्टेड ऑन इट, तो न्यूक्लियर का पुल घटता चला जाएगा। As a result, electron can be removed more easily from the valence shell, thus making the element more metallic। ठीक है, यहां बात समझ में आ गई कि आपका एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा तो मेटालिक कैरेक्टर एक तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, रीजन पता चल गया क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की ताकत कम हो जाएगी, न्यूक्लियर पुल कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर इजीली निकल पा रहा है तो भाई क्या हुआ, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, वो मेटल में जल्दी तब्दील होगा। ओके, अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे, जो है आपकी न्यूक्लियर चार्ज। देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या है। न्यूक्लियर चार्ज कहने का मतलब कि अगर आपका जो न्यूक्लियस का पुल है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, अब न्यूक्लियस का पुल बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस जो है वो अब की बार इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं छोड़ेगा वो, तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा तो इसका मतलब वो मेटल में जल्दी तब्दील नहीं होगा। मेटल में जल्दी तब्दील नहीं होगा तो इससे बात ये उठी कि आपका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पूरी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? न्यूक्लियस का पुल बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो गया तो उससे क्या होगा, मेटालिक पुल जो मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे वही सारी चीज लिखी है। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। ठीक है, इनर मोस्ट से आप नहीं निकालोगे। आप कहां से निकालोगे? आउटर मोस्ट से ही निकालोगे। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, सो द मेटालिक नेचर डिक्रीजेस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर के ट्रेंड्स में क्या फर्क पड़ता है। जब आप, फिर से वही बात आएगी, डाउन दी ग्रुप जा रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा, और अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सोचो कि अगर हम डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं तो मेटल का साइज, मतलब कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा रुको और सोचो। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि मेटल का साइज, मेटल का कैरेक्टरिस्टिक बढ़ना चाहिए डाउन दी ग्रुप जाने पे कि घटना चाहिए। ठीक है, सोच लिया? चलो डिस्कस करते हैं। देखो, जैसा कि हमने देखा कि डाउन दी ग्रुप जाने पे आपकी क्या चीज बढ़ती है। अभी तक हमने एटॉमिक साइज पे हमने देखा था कि जब हम डाउन दी ग्रुप जा रहे थे तो आपका शेल्स बढ़ रही थी, शेल्स बढ़ रही थी, साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। ओके, बट बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो एटम का साइज है वो न्यूक्लियर के चार्ज को ओवरकम कर जाता है। एटम का साइज जो बढ़ना हुआ वो न्यूक्लियर के चार्ज को ओवरकम कर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा तो मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने सारी चीज लिख रखी है। देखो, एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्या इंक्रीज हो रहा है? आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज भी आपका बढ़ता है। बट इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इज मोर एज कंपेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। बट आपका ये है कि एटम का साइज जो है वो उसका बढ़ना ओवरकम कर जाता है न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से। सो इलेक्ट्रॉन कैन बी पुल्ड मोर इजिली। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है इजिली तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, मतलब वो जल्दी मेटल में तब्दील होगा। मेटल में जल्दी तब्दील होगा तो इसका मतलब क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब अगर ग्रुप 1 के बारे में सोचो, देखो ग्रुप 1 आपका कहां से चालू होता था? लिथियम को कंसिडर करेंगे, हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिथियम से अगर हम चालू करें, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, और उसके बाद फ्रांशियम हो गया। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ग्रुप 1 में जो टॉप मोस्ट एलिमेंट आ रहा है वो कौन है आपका भाई? लिथियम। ठीक है, लिथियम है, ये आपका लीस्ट मेटालिक होगा। ठीक है, ये आपका लीस्ट मेटालिक होगा क्योंकि इसका साइज पूरे ग्रुप 1 में सबसे छोटा होगा। तो जब इसका साइज सबसे छोटा होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा तो ये जल्दी मेटल में तब्दील नहीं होगा। मेटल में तब्दील नहीं होगा
तो इसकी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक बाकियों के कंपैरिजन में कम होगी, ठीक है। और वहीं अगर हम डिस्कस करें मोस्ट मेटालिक की तो वो Fr हो जाएगा। बट ये है कि आपका Fr बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है तो हम उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी के बारे में बता नहीं सकते। बट ये है कि आपका वो ये जो हमने डिस्कस किया है डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, वो उसके लिए भी वैलिड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पे मैंने लिख रखा है, देखो, एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ अ ग्रुप आर मोस्ट मेटालिक, ठीक है। मतलब जो बॉटम ऑफ द ग्रुप पे आएंगे एलिमेंट्स वो आपके मोस्ट मेटालिक होंगे। और यहाँ पे भी नोट मैंने लिखा है लिथियम इज द लीस्ट मेटालिक एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए आगे, तो ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया भाई, ओके। अब हमको किसके बारे में डिस्कस करना है, अक्रॉस अ पीरियड मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक पे क्या फर्क पड़ेगा ये हमको देखना है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभी तक हमने देखा है कि साइज के बारे में सोचो, ठीक है। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा है, साइज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो अक्रॉस अ पीरियड जाने पे साइज पे क्या फर्क पड़ता है, साइज आपका कम हो जाता है, ठीक है। शेल्स आपकी इंक्रीज नहीं होती, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वो क्या करता था, आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ बुला लेता था, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है साइज नहीं बढ़ रहा है, साइज नहीं बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। इसका मतलब अब आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। तो अगर इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मेटल में तब्दील नहीं हो पा रहा है, मेटल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। मेटल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो मेटालिक नेचर कम हो गया, ठीक है। यही सारी बात यहां पे लिखी है। ऑन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एंड दस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। हमको ये पता है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका एटम का साइज डिक्रीज हो जाता है। हेंस एलिमेंट कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजिली, सो मेटालिक नेचर, सो आपका क्या हुआ, सो मेटालिक नेचर डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड मूविंग लेफ्ट टू राइट। बात समझ में आ गई पूरी कि किस वजह से ये डिक्रीज करता है, ओके। तो फिर से यहाँ पे किस चीज का एग्जांपल लिया मैंने, सेकंड पीरियड का एग्जांपल लिया। तो सेकंड पीरियड में आपके एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, देखो सेकंड पीरियड में आपका हो गया लिथियम, ठीक है, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और नियॉन को नहीं कंसिडर करेंगे, नोबल गैस को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहां देखो तो हमको ये पता है कि यहां से यहां जाने पे आपका जो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक है वो डिक्रीज कर जाएगा भाई, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो मेटालिक होगा वो कौन होगा, लिथियम होगा, और सबसे लीस्ट मेटालिक कौन होगा, आपका फ्लोरीन होगा, ओके। ये बात समझ में आ गई। तो यहां पे वही लिखा है लिथियम इज द मोस्ट मेटालिक, पीरियड 2 की बात हो रही है। तो जैसा कि अभी तक हमने डिस्कस किया मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, अब उसी तरीके से हमको डिस्कस करना है नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक। चीजें वही रहेंगी, ठीक है। ये भी आपका डिपेंड करेगा एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। फिर से भी हमको यहाँ पे वही डाउन दी ग्रुप और अक्रॉस अ पीरियड डिस्कस करना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी फटाफट देख लेते हैं इसको। देखो अभी तक हमने देखा कि अगर कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर कोई एलिमेंट जिसके पास टेंडेंसी है गेन करने की इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इन ऑर्डर टू अटेन ऑक्टेट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में, इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कंसिडर्ड एज नॉन मेटल। उसको आप क्या कंसिडर करते हो, एज अ नॉन मेटल कंसिडर करते हो, ठीक है, जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल देखा था क्लोरीन का, देखा था ना भाई। देखो क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ जोड़ रहा है, प्लस लगाया है, इसका मतलब क्लोरीन अपने साथ उसको जोड़ रहा है, तभी ये Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर क्या था, Na जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन उठा के दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है ये भी आपके दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, जो कि क्या है आपका एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। अभी हमने देखा था कि अगर आपके एटम का साइज बढ़ता चला जा रहा है तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ती चली जाएगी, क्यों, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाएगा। सो सेम वे में नॉन मेटालिक कैरेक्टर में भी अगर आपके एटम का साइज बढ़ता चला जा रहा है, नॉन मेटालिक क्या था, इलेक्ट्रॉन गेन करना, ठीक है, तो न्यूक्लियर का पुल एक तरीके से कम होता जा रहा है, एटम का साइज बढ़ता जा रहा है तो न्यूक्लियस का पुल कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा। अगर एटम का साइज बढ़ता चला जा रहा है,
न्यूक्लियस का पुल कम होता जाएगा तो उस वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा अगर आपका एटम का साइज बढ़ रहा है। और यही सेम उल्टा होता है मेटालिक कैरेक्टर में कि अगर एटम का साइज बढ़ता है तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक आपकी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, दूसरी बात है आपकी न्यूक्लियर चार्ज की। तो अब क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अगर इसका न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है तो वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, इसका मतलब ये है नॉन मेटल में जल्दी तब्दील होगा। नॉन मेटल में जल्दी तब्दील होगा तो इससे क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक आपका बढ़ेगा। ओके, ये बात समझ में आ गई। सो यहाँ पे वही है कि अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देखो एटॉमिक जो साइज है अगर वो आपका इंक्रीज करेगा, ये एरो आपका क्या डिनोट कर रहा है, इंक्रीज डिनोट कर रहा है, तो आपका नॉन मेटालिक जो प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, और सेम उल्टा हो जाएगा कि एटम का साइज अगर बढ़ रहा है तो मेटालिक जो प्रॉपर्टी है वो आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, सेम अगर हम डिस्कस करें न्यूक्लियर चार्ज के लिए, न्यूक्लियर चार्ज अगर आपका बढ़ रहा है तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भी आपकी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर पाएगा। और अगर न्यूक्लियस का चार्ज कम हो रहा है तो मेटालिक की प्रॉपर्टी क्या होगी, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी आपकी, बढ़ेगी क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज कम हो गया, न्यूक्लियस का पुल कम हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं और इसके भी ट्रेंड्स देखते हैं, नॉन मेटल के भी ट्रेंड्स देखते हैं। देखो ट्रेंड्स इन वही सेम चीज, डाउन अ ग्रुप। तो अगर डाउन द ग्रुप जाओगे एटम का साइज बढ़ता है, तो अगर एटम का साइज बढ़ता है तो क्या अभी हमने डिस्कस किया था कि नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक कम हो जाएगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है ग्रुप नंबर 14 का, देख रहे हो ग्रुप नंबर 14 आप सब देख सकते हो। इसमें क्या है आपका, सबसे पहला कार्बन है जो कि आपका नॉन मेटल है। ठीक है, स्टार्टिंग नॉन मेटल से हुई, सिलिकॉन आया वो मेटलॉइड हुआ, जर्मेनियम ये भी मेटलॉइड, उसके बाद आपका टिन आया, तो टिन क्या है आपका, एज अ मेटल हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या आ गया आपका, लेड आ गया, लेड आपका क्या है, मेटल है। तो देख सकते हो आप कि जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो पहले आपका नॉन मेटल से वो चालू हुआ। ठीक है, फिर नॉन मेटल से किस में वो कन्वर्ट हुआ, मेटलॉइड में, फिर मेटलॉइड, फिर देखो मेटेलिक कैरेक्टर मतलब मेटल में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि नीचे जाने पे आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटने लग गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद अक्रॉस अ पीरियड देखते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो अक्रॉस अ पीरियड साइज कम होता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो न्यूक्लियस का अगर चार्ज बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन अच्छे तरीके से कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन अच्छे तरीके से हो पाएगा तो इसका मतलब ये है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। ओके, तो यहां पे हमने किसका एग्जांपल लिया, थर्ड पीरियड का एग्जांपल लिया है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड लास्ट क्लोरीन हो गया। तो पहले तो तीन आपके मेटल हुए, पहले तीन आपके क्या हुए, मेटल हुए। फिर सिलिकॉन आपका क्या हो गया, मेटलॉइड हो गया। फिर देखो क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेटल से वो कैसे नॉन मेटल में कन्वर्ट हो गया है। तो इसका मतलब ये है नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो यहां तक बात समझ में आ गई, नॉन मेटालिक और मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक दोनों पूरा समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत होगी तो मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी में थोड़ा सा और एक नोट है उसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या होता है कि अगर मेटल और नॉन मेटल ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो वो ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, देखो ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। तो अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है, जैसे यहां पे मैंने लिखा है दी ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर पीरियड शो डिक्रीजिंग बेसिक नेचर एंड फाइनली बिकम्स एसिडिक। इसका मतलब ये है, देखो जैसे एग्जांपल लिया मैंने किसका, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड क्लोरीन का ऑक्साइड। ठीक है, तो ये देखो पहले सोडियम का जो ऑक्साइड था वो स्ट्रांगली बेसिक था, फिर बेसिक जो प्रॉपर्टी थी वो आपकी घटती चली गई। ठीक है, और यहां से क्या चालू हो गया भाई, थोड़ा सा एसिडिक होना चालू हो गया। और लास्ट में क्या हुआ, क्लोरीन का जो ऑक्साइड हो गया वो मोस्टली आपका एसिडिक हो गया। इसका मतलब ये है कि आप जब लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हो तो जो ऑक्साइड का
ऑक्साइड होता है उस वो आपका बेसिक से एसिडिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर से अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपका जो ये ऑक्साइड है वो आपका बेसिक नेचर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एसिडिक नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो हमको यहाँ देखने को मिला। उसी तरीके से अगर आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगा। ठीक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप में बढ़ेगा। तो ये लिखा है यहाँ पे द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि आपकी है केमिकल रिएक्टिविटी। ओके, सो बहुत इजी है ये। देखो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर रहा है, ठीक है, मतलब जल्दी से उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। और सिमिलरली अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बहुत जल्दी वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है, तो भी वो आपका बहुत केमिकली रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो यहां पे वही लाइन लिखी है, इट डिपेंड्स अपॉन देयर टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या लिखा है, ग्रेटर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जिसके पास टेंडेंसी होगी लूज करने की, ग्रेटर, तो ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी इन मेटल्स। मेटल की बात हो रही है, ठीक है, मेटल ही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो जिस मेटल में, ध्यान से सुनना, जिस मेटल में टेंडेंसी होगी जल्दी लूज करने की इलेक्ट्रॉन को, वो मेटल आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एफआर के बारे में, मैंने फ्रांशियम के बारे में मैंने डिस्कस किया था, जहां पे मैंने एक लास्ट लाइन बोली थी कि फ्रांशियम आपका बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, वो फर्स्ट ग्रुप में एकदम लास्ट में आता है। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक, आगे देखते हैं। देखो अब ऐसा एलिमेंट जिसके पास ग्रेटर टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो वो भी, उसकी भी रिएक्टिविटी ग्रेटर होगी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो भैया क्या होगा, नॉन मेटल होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो सिंपल बात ये है कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जल्दी लूज कर रहा है, तो भी वो रिएक्टिव, और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो भी वो रिएक्टिव। ठीक है, लूज कर रहा है तो मेटल का रिएक्टिविटी देखोगे, और अगर गेन कर रहा है तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी देखोगे। सिंपल बात है। ठीक है, अब इसके भी कुछ ना कुछ ट्रेंड्स होंगे। वही सेम दिक्कत क्या है, हमको अक्रॉस अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप देखना है। ठीक है, चलो देखो, तो ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, सबसे पहला आपका क्या है, हमारा वही अक्रॉस अ पीरियड। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, हमने ये देखा था कि मेटल से नॉन मेटल में वो तब्दील हो रहा था। ठीक है, तो पहले तो क्या है कि मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक घटेगा, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी घटेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी घट जाएगी तो केमिकल रिएक्टिविटी भी घट जानी चाहिए। ओके, ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ने लग जाती है। एक ही पीरियड में जब आप जा रहे हो तो नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ने लग जाती है, तो अब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ने लग जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ने लग जाएगी तो इसका मतलब केमिकल रिएक्टिविटी फिर बढ़ जाएगी। तो सिंपल बात ये है, इसका ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन निकालें तो ये है कि अगर आप पीरियड में जा रहे हो लेफ्ट टू राइट, तो पहले तो आपकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी भाई घटती चली जा रही है। ठीक है, तो यहां देखो सोडियम जो है वो आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल हुआ। ठीक है, मेटल हुआ। मेटल आपके कौन कौन से हुए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ही हुए। तो इन तीनों में सबसे जो रिएक्टिव होगा वो कौन होगा, सोडियम होगा। और जैसा कि आप सबने यूट्यूब के वीडियोस में देखा होगा कि अगर आप सोडियम को पानी में डाल दो तो तुरंत आग लग जाती है उसके अंदर। ठीक है, उसी तरीके से अब जब हम यहां से यहां जा रहे हैं, सिलिकॉन से अब जब क्लोरीन जा रहे हो, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ती जा रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। तो इसका मतलब फिर हुआ केमिकल रिएक्टिविटी यहां से लेके यहां पे इंक्रीज करने लग जाएगी। तो ये बात हुई कि क्लोरीन जो होगा वो आपका मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। ठीक है, अगर आप यहां से यहां जाओगे तो फिर रिएक्टिविटी डिक्रीज करने लग जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसी तरीके से अगर हम ग्रुप के बारे में डिस्कस करें, देखो अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हमारी बढ़ती चली जाती है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी अगर आपकी बढ़ती चली गई तो आपका क्या होगा, केमिकल रिएक्टिविटी भाई बढ़ता चला जाएगा। सिंपल बात है। ठीक है, ये मेटल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मेटल की बात कर रहा हूं, अभी नॉन मेटल की बात नहीं कर रहा हूं।
मेटल वाले ग्रुप में आप जब टॉप टू बॉटम आओगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये है केमिकल रिएक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। तो यहां देखो, द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप सिंस रिएक्टिविटी इन मेटल डिपेंड्स अपॉन द टेंडेंसी। ये देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस रिएक्टिविटी इन मेटल्स डिपेंड अपॉन द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन दस रिएक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। तो आपका रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप जाने पे। अब इसका मतलब ये है कि जो ग्रुप में, मतलब मेटल के ग्रुप में जो सबसे लास्ट में एलिमेंट आएगा वो सबसे रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो यहां पे वही लाइन लिखी है, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज एट द बॉटम ऑफ ग्रुप 1। ये ग्रुप 1 की डिस्कशन चल रही है। ठीक है, ग्रुप 2 का भी इसी तरीके से हुआ, वो भी आपका मेटल ही हुआ। ओके, अब यहां पे बात आई कि अगर आप नॉन मेटल के ग्रुप में टॉप टू बॉटम पे जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्रुप नंबर 17 को कंसिडर करें। अगेन बताओ, ग्रुप नंबर 17 क्या है आपका, उसका कॉमन नेम क्या था, हेलोजन था उसका कॉमन नेम। ठीक है, और वो आपका नॉन मेटल है पूरा का पूरा। तो अगर आप नॉन मेटल के ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, मतलब डाउन द ग्रुप जा रहे हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, घटती चली जाएगी। ठीक है, नॉन मेटल का क्या था भाई, इलेक्ट्रॉन गेन करना है नॉन मेटल को, तभी उसकी रिएक्टिविटी आप बता सकते हो। ओके, तो अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो नॉन मेटल के केस में, तो आपका क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी घटती चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी घटती चली जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, रिएक्टिविटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे देखो मैंने एक नोट लिखा है जो कि कह रहा है, द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एज इट डिपेंड्स अपॉन द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि वो कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एज इट डिपेंड्स अपॉन द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन विच डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। सो आपकी केमिकल रिएक्टिविटी नॉन मेटल में डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप नंबर 17 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, आपका फ्लोरीन हुआ। ओके, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब लास्ट कुछ प्रॉपर्टीज बची हैं वो देख लेते हैं, थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज बची हैं। सो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है आपकी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेम हमको यहां फिर से वही डिस्कस करना है कि डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो क्या होगा। अगर आप मेटल के केस में डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लिथियम की मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, 180। वही अगेन साइज बढ़ता चला जा रहा है तो आपका इलेक्ट्रॉन निकालना इजिली हो जाएगा, तो वो मेल्ट भी जल्दी हो जाएगा, बॉयल भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सेम बात वही है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो लिथियम कितना हो गया 180.5 डिग्री सेल्सियस, सोडियम कितना हो गया 94.5 डिग्री सेल्सियस, पोटेशियम कितना हो गया 63.5 डिग्री सेल्सियस, और इन सबका बॉइलिंग पॉइंट भी ये रहा। आप देख सकते हो ये सब कुछ नीचे जाने पे डिक्रीज कर रहा है। बट अगर हम नॉन मेटल के केस में बात करें और उनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखें डाउन द ग्रुप जाने पे, तो यहाँ देख सकते हो आप, ये नॉन मेटल हमने लिखे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिखी है। तो ये अगर नीचे जा रहे हैं तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव में तब्दील हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इंक्रीज कर रहा है नीचे जाने पे। ओके, ये क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, उसके बाद अगर हम पीरियड की बात करें कि पीरियड में आप अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। सो अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली इंक्रीज अप टू ग्रुप 14 एंड देन डिक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो पहले बढ़ता है ग्रुप नंबर 14 तक और देन उसके बाद वो घटने लग जाता है, क्योंकि उसके बाद क्या आ जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स आ जाते हैं, तो वहां से क्या होगा आपका घटने लग जाएगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्या, डेंसिटी। ठीक है, इसका कोई रीजन नहीं है, रीजन कुछ नहीं है। देखो, तो जैसे जैसे आप अगेन हम पीरियड में जा रहे हैं तो क्या होगा कि डेंसिटी आपकी इंक्रीज होने लग जाएगी। देखो, अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, जैसे यहाँ पे देखा हमने कि आपका ये पीरियड नंबर कौन सा लिया गया है, 3rd लिया गया है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। ओके, तो डेंसिटी देखो कितनी है, 1, फिर 1.7, 2.7, फिर 3, 2.3, 1.8 और 2.1। तो ये क्या है, इट इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड टू मैक्सिमम। तो पहले यहां एल्यूमिनियम तक मैक्सिमम हो रही है एंड देन स्लाइड डिक्रीज में भी नोटिस, थोड़ा सा डिक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो
तो डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली, डेंसिटी एलिमेंट की क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं लिथियम की कितनी है 0.54, सोडियम की 0.97, 0.86, 1.53 और 1.87। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की है, तो मेरे आई होप आप सबको वो समझ में आ गई होगी। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी थी ये हम फिर से एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमको देखनी थी। एटम का साइज हमने देख लिया, एटॉमिक साइज हमने देख लिया, जो कि आपका किसके ऊपर, मतलब उसके शेल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और आपका न्यूक्लियर के चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा था। फिर मेटालिक कैरेक्टर आया, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अभी आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 3 चीज बाकी है। ये 3 चीज अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी जितना हमने पढ़ा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं मैंने, उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके बुक में दिए हैं। तो ये कुछ टेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने इन दोनों पेजेस पे लगाए हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, सो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।